हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे अस्थि क्षय, अस्थि वृद्धि, अस्थि प्रदोषज विकार देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्थि क्षय, अस्थि क्षय का कारण क्या है जिसके कारण से अस्थि का क्षय होता है? ये धातु क्षय के सामान्य कारण है, ये कॉमन कारण है जो आप सभी धातु में डाल सकते हैं। इन्हीं धातुओं के क्षय की वजह से रस का क्षय होता है, रक्त का क्षय होता है, मांस का क्षय होता है, मेद का क्षय होता है। तो ये कारण आप सभी धातु में डाल सकते हैं। तो कौन सा कारण है? व्यायाम, अनशनम, चिंता, रूक्ष अल्प प्रमिताशनम, वात आतापो, भयम शोको, रूक्षपानम प्रजागरः, कफ शोणित शुक्राणाम मलानाम च अतिवर्तनम, कालो भूत उपघातस्य ज्ञातव्य क्षय हेतवा। अर्थात व्यायाम, ज़्यादा व्यायाम करना, अति व्यायाम करना, उससे भी धातु का क्षय होता है। अनशन, अनशन उपवास करना। चिंता, चिंता ज़्यादा चिंता करना, टेंशन लेना। रूक्ष, रूक्ष अल्प तथा प्रमित आसन, रूक्ष भोजन करना, रूखा सूखा है ना। फिर क्या है? अल्प, कम मात्रा में, नपातुला। और प्रमितासन, एक ही रस का अभ्यास करना, मतलब एक ही रस का पान करना। जैसे 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो उसमें 6 रसों में से केवल एक रस का पान करना। जैसे कषाय का ही हमने पान किया तो कषाय क्या है? वात को बढ़ाता है, तो उससे भी धातुओं का क्षय होता है। फिर क्या है? वात आतापो, वात और आतप, धूप का अधिक सेवन करने से, आतप यानी धूप, धूप का अधिक सेवन करने से। भय, शोक, रूक्षपान, प्रजागरा। ठीक, तो भय करना, शोक, शोक ज़्यादा करना, किसी चीज़ को लेकर दुखी ज़्यादा होना, मानसिक विकार जो होते हैं। और रूक्षपानम मतलब रूक्ष मद्यों का सेवन करना, जो रूक्ष मद्यपान होते हैं उनका सेवन करना। प्रजागरा से मतलब है रात्रि में जागरण करने से भी वात की वृद्धि होती है। कफ शोणित शुक्राणाम, मतलब कफ, शोणित का मतलब रक्त होता है, तो कफ, रक्त और शुक्राणाम, मलानाम, मल का चा अतिवर्तनम, ज़्यादा निकलना भी धातु क्षय का लक्षण होता है। कालो भूत उपघातस्य, ठीक, तो काला अनुसार, तो काल के अनुसार वृद्धावस्था में देखते हैं कि किस दोष की वृद्धि होती है, तो वात की वृद्धि होती है। और आदान काल में भी, है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर हम अवस्था के अनुसार जाएंगे, काल के अनुसार जाएंगे, तो जैसे युवा अवस्था में पित्त की वृद्धि होती है, बाल्यावस्था में कफ की वृद्धि होती है। ठीक, भूत उपघातस्य, तो भूत प्रेत बाधावश शरीर की धातुओं आदि का क्षय होना तथा शरीर क्षीण। अब इन कारणों से क्या है? शरीर जो है वो क्षीण हो जाता है। यह सब कारण जो है वो वात को छोड़कर सभी धातुओं के क्षय का कारण होती हैं, क्योंकि ये वात को बढ़ा रही हैं। तो इसमें क्या है कि वात को छोड़कर सभी धातुओं का क्षय का कारण होती हैं। अस्थि क्षय के लक्षण क्या है? केश लोम नख श्रमश्रु द्विज प्रपतनम श्रमः, गेय अस्थि क्षये लिंगम संधि शैथिल्य मेवचा। अर्थात अस्थि क्षय होने पर केश, लोम, नख, श्रमश्रु, दंत ये गिर जाते हैं। प्रपतनम का मतलब होता है गिर जाना, अथवा इनका गिरना प्रारंभ हो जाता है। शरीर में थकावट, अर्थात अल्प परिश्रम से ही शरीर थक जाता है। शरीर में थकावट बनी रहती है, ऐसा लगेगा कि बहुत थका हुआ शरीर है। अस्थि क्षय का पुरुष जो है वो थोड़ा सा भी परिश्रम कर देता है, थोड़ी सी भी मेहनत कर देता है, तो उसको ऐसा लगेगा इसका शरीर बहुत ज़्यादा थक गया है। और संधियों में शिथिलता उत्पन्न हो जाती है, संधियाँ बिल्कुल शिथिल पड़ जाती हैं, कोई काम करने का मन नहीं होता है। अर्थात संधि बंधन ढीले प्रतीत होने लगते हैं, मतलब शरीर बिल्कुल लूज हो जाएगा। अस्थि क्षय अस्थि शूलम दंत नख भंगो रोक्षम च, अस्थि के क्षय होने पर अस्थि में शूल होता है, अस्थि में दर्द उत्पन्न हो जाएगा, पेन रहेगा। दंत नख भंग हो जाएंगे, मतलब टूटना, भंगुर होते जाएंगे, टूट टूट के गिरने लगेंगे। और रूखापन, त्वचा में रूखापन हो जाता है, रूक्षता आ जाती है या ड्राइनेस हो जाता है। स्थन्य अस्थितोदः सदनम दंत केश नख आदिशु, अर्थात अस्थि क्षय होने से अस्थितोंद, सदन, दंत केश नख का टूटना आदि लक्षण मिलते हैं। अस्थि में शूल होगा, दंत केश का टूटना,
तो दंत और केश टूटने लगेंगे, ऐसे लक्षण मिलते हैं। दंत, नख, रोम, केश, मांस, अभिलाषैर, अस्थि। अर्थात अष्टांग के अनुसार अस्थि धातु क्षय होने पर नख, दंत, नख, रोम, केश गिरने शुरू हो जाते हैं। तो दंत, नख, रोम, केश ये गिरने लग जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। शरीर में रुक्षता उत्पन्न हो जाती है, परुषता। तो शरीर में परुषता उत्पन्न होती है, मतलब कठोरता। परुषता का मतलब कठोर होना। जो स्किन होगा वो क्या कैसा होने लगेगा, कठोर होने लगेगा, हार्ड। संधि शैथिल्य, संधियों का शिथिल होना। अस्थि तोंद तथा अस्थिबद्ध मांस खाने की इच्छा प्रकट होगी, तथा अस्थिबद्ध मतलब अस्थियों से युक्त जो है वो मांस खाने का मन करेगा, इच्छा करेगी। तो अस्थिबद्ध मांस खाने से अस्थि धातु की वृद्धि होती है। अस्थिबद्ध मांस खाने से क्या होता है कि अस्थि धातु की वृद्धि होती है। चिकित्सा में क्या देखते हैं, तत्रापि स्वयोनिवर्धन द्रव्य उपयोगा। अर्थात सभी प्रकार के धातु क्षय में स्वयोनिवर्धन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। तो स्वयोनिवर्धन जो उस योनि का वर्धन करता है, जिस धातु का क्षय हो उस धातु के अनुरूप ही द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। अस्थि वृद्धि, अस्थ्य, अध्यस्थि, अन्य अधि दंताश्च। अर्थात अस्थि वृद्धि होने पर अध्यस्थि एवं अधिदंत जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। चा कहने से टीकाकार डरलहन, नख, लोम, केश की वृद्धि मानते हैं। चा है ना, तो ये इस चा का मतलब है केश, रोम, नख का भी वृद्धि होता है। तो अध्यस्थि का मतलब होता है एक अस्थि के ऊपर दूसरी अस्थि का निकलना या हड्डियों का बढ़ जाना, तो वह अध्यस्थि कहलाता है। और अधिदंत क्या होता है, अधिदंत मतलब दांतों का ज़्यादा निकलना, मतलब दांतों के ऊपर ही दांत निकल आना, उसको अधिदंत कहते हैं। ऐसे लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं जब अस्थि की वृद्धि होती है। और केश, लोम, नख इनका ज़्यादा बढ़ जाना। चिकित्सा, अस्थि वृद्धि की चिकित्सा क्या है, तेषां यथा स्वयं संशोधनम क्षपणम च क्षयाद विरुद्ध क्रिया विशेष है प्रकुर्वीत। अर्थात धातु मलों की वृद्धि होने पर संशोधन संशमन को करना चाहिए, किंतु धातु आदि का क्षय आवश्यकता से अधिक न हो। पूर्व धातु वृद्ध होकर उत्तर धातु को भी वृद्ध कर देती है, अतः वृद्ध धातुओं को कम करना ही हितकर होता है। धातु और मलों की वृद्धि होने पर उसमें संशोधन और संशमन चिकित्सा करनी चाहिए। उसको संशोधन और संशमन चिकित्सा दे रहे हैं तो उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धातुओं का क्षय आवश्यकता से ज़्यादा ना हो। तो धातुओं को हमें साम्य अवस्था में लाना है। संशोधन और संशमन चिकित्सा इतनी करनी चाहिए कि जो धातु है वो साम्य अवस्था में आ जाए, ज़्यादा अधिक आवश्यकता से ज़्यादा क्षय ना हो और अपने स्थान पर स्थापित हो जाए। अस्थि प्रदोषज विकार, अस्थि प्रदोषज विकार के कारण क्या है, धातु प्रदोषज विकारों के कारण बताते हुए महर्षि चरक कहते हैं कि अहितकर आहार सेवन के अतिरिक्त काल विपर्य। तो अहितकर आहार सेवन तो है ही, उसके अतिरिक्त काल विपर्य, काल का ध्यान न रखकर भोजन करना। काल विपर्य का मतलब क्या होता है, काल का मतलब होता है समय और विपर्य का मतलब होता है विपरीत। तो समय के विपरीत भोजन करना प्रज्ञा अपराध, जानबूझकर किया गया अपराध जो होता है वो प्रज्ञा अपराध कहलाता है। तो जब हमें ये पता है कि ये आहार हमारे लिए अपथ्य है, हमें इस आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद हम उस आहार का सेवन करते हैं, तो वो प्रज्ञा अपराध की श्रेणी में आता है। और साथ में इंद्रिय अर्थ संयोग, अर्थ इंद्रियों का अपने अर्थ से ठीक तरह से संयोग ना होना, ये भी एक कारण हो सकता है रोग उत्पत्ति में। रसादी स्थानों में प्रकोपित दोष धातु प्रदोषज विकार उत्पन्न होते हैं। तो रसादी जब ये रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जब ये स्थानों में प्रकोपित हो जाते हैं तो दोष धातु प्रदोषज विकार उत्पन्न कर देते हैं। अस्थि प्रदोषज लक्षण क्या है, अध्यस्थि दंतौ, दंत अस्थि भेद शूलम विवर्णता, केश, लोम, नख, श्रम, अश्रु दोषश्च अस्थि प्रदोषज। अर्थात अध्य अस्थि, अधिदंत, दंता अस्थि शूल, केश, लोम, श्रमश्रु के वर्ण का बदल जाना जैसे लक्षण अस्थि प्रदोषज विकार कहलाते हैं, जो अस्थि धातु के दूषित होने से होते हैं। अर्थात अध्यस्थि तो हाइपरट्रॉफी ऑफ द बोन, अस्थियों का बढ़ जाना, दांतों के ऊपर दांतों का निकलना। दंता अस्थि भेद, क्रैकिंग सेंसेशन इन द टीथ। दंता अस्थि शूल, दांतों में दर्द का होना। केश, लोम,
श्रमश्रु के वर्ण बदल जाते हैं। बाल के, रोएं, रोम के और श्रमश्रु, पलक, आँखों के जो आईलैसेस हैं उनके वर्ण बदल जाते हैं। ये अस्थि प्रदोषज विकार कहलाते हैं जो अस्थि के दूषित होने से होते हैं। अध्य अस्थि, अधिदंत, अस्थितोंद, कुनख प्रभृतयो अस्थि दोषजः। अर्थात अस्थि, अध्य अस्थि, अधिदंत, अस्थितोंद, कुनख जैसे लक्षण अस्थि धातु के दूषित होने से होते हैं। अस्थि प्रदोषज विकार की चिकित्सा क्या है? अस्थ्या आश्रयाणाम व्याधीनाम पंचकर्माणि भेषजम वस्त्याः क्षीर सर्पीशी तिक्तक उपहितानि च। अर्थात अस्थि आश्रित दोषों की चिकित्सा में पंचकर्म का प्रयोग करना चाहिए। इसमें तिक्त द्रव्यों से सिद्ध क्षीर एवं घृत की वस्तुओं का प्रयोग प्रशस्त है। अस्थि आश्रित जो दोष होते हैं उनकी चिकित्सा पंचकर्म के द्वारा ही करनी चाहिए, बस्ती देनी चाहिए। अस्थि आश्रित दोषों की चिकित्सा में पंचकर्म में बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। तो बस्तियों में भी कौन सा बस्ती का प्रयोग करना चाहिए? जिसमें तिक्त द्रव्य हो और तिक्त द्रव्य में क्षीर और घृत को सिद्ध करके प्रयोग करना है।